नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये सीरीज तो हमने अनाउंसमेंट बहुत पहले की थी, लेकिन चल नहीं पा रही थी, यानी कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। तो इस सीरीज को आज से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखो, हो सकता है कि ये सीरीज पर डे बेस पे न चले, प्रयास करेंगे कि हर दूसरे दिन तो लेक्चर मिलना ही मिलना है। ठीक है, लेकिन इस बात को याद रखना कि हफ्ते भर में यानी 1 वीक में कम से कम इसके 2-3 लेक्चर मिलने वाले हैं। कम से कम एक लेक्चर तो पक्का है। प्रयास करेंगे कि आपको पूरा का पूरा लेक्चर आपको मिले हर दिन। हर दिन नहीं मिलेगा तो दूसरे दिन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आज ये मैथ पीवाईक्यू सीरीज पार्ट फर्स्ट जो चलेगा, मैंने पहले चलाया है। और स्पेशल की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो किसकी बात करें अगर, तो ये आपका स्पेशल आपका किसके लिए है। ठीक है, तो एक सेकंड, ये भाई पेन क्यों काम नहीं कर रहा भाई। ओके ओके ओके, एक मिनट भाई, हैंग हो गया था थोड़ा सा। ठीक है, ओके 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 ठीक है। तो ए स्पेशल किसके लिए है आपका, तो ए आपका दिल्ली पुलिस और आपका जो एसएससी जीडी है, जो इसका 2000 मतलब कि 25 में और 26 में होने वाला है। खास करके अगर बात करें ना, तो दिल्ली पुलिस और जीडी का दोनों का एग्जाम कब होगा, 2026 में होने वाला है। ठीक है, तो बहरहाल अभी जो दिल्ली पुलिस का जो हेड कांस्टेबल मतलब कि जो कांस्टेबल लेवल का है, तो इसी में हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जो भी है चीज़ें, लेकिन हम ये पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सारे दिल्ली पुलिस मतलब रहेंगे सबके। तो आज की क्लास में आपको ये सारी बातें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो भैया बिल्कुल कंटेंट तो बिल्कुल दमदार रहने वाला है। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, बाकी हम और कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना कि अभी हम बताएंगे नहीं, क्योंकि बताते हैं तो पूरा नहीं होता, इन द सेंस समझ रहे हो आप लोग। ठीक है, तो हम कर नहीं पाते, लेकिन प्रयास करेंगे कि आपका पूरा लेक्चर आपको प्रॉपरली आपको 1 बाय 1 करके मिलेगा। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेक्शन में आपका 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और सीरीज में आपका 20 क्वेश्चन ही रहेंगे, ताकि क्लास बहुत लंबी ना हो। ठीक है, और देखो, कॉन्सेप्ट तो हम करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक है, आसान तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आराम से चिंता मत लो, आराम से पढ़ो। ठीक है, कह रहा कि दो संख्याओं का योग 1904 है, और उनका एचसीएफ बोले तो क्या, महत्तम समापवर्तक कितना है आपका, 56 है। तो ऐसी दोनों संख्याओं का युग्म यानी पेयर यानी जोड़ा ज्ञात कीजिए, कितने होंगे। देखो ध्यान से, दिया क्या है, एचसीएफ दिया है। क्या दिया है, एचसीएफ दिया है। क्लास में हमने सारी बातें बता रखी हैं, जो चीज़ें नहीं पता है क्लास आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात देखो क्या होता है, आप जानते ही हो, सारी बातें पता है। नंबर दिया नहीं है, नहीं दिया है, एचसीएफ अकेले दिया है, तो अपने घर से मान लेंगे। देखो, जैसे कोई भी हम नंबर मानते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या क्या है, ए है, और एक संख्या बी है। एचसीएफ दोनों में कॉमन होता है, तो यहाँ एचसीएफ के तौर पर हम क्या मान लेंगे, तो एचसीएफ दिया ही है 56। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 56A, और दूसरी हो जाएगी 56B। इन दोनों का जोड़ कितना दिया है, 1904। तो यहाँ से अगर देखें तो 56 क्या है आपका, कॉमन है, तो यहाँ पर 56 कॉमन कर लोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा A + B बराबर 1904। अब यहाँ पर आपका आएगा A + B, ये आया 56 से इसको डिवाइड करोगे, तो 56 से डिवाइड करोगे तो लगभग ये समथिंग कितना जाएगा, ये आपका 34 बार में चला जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 34। अब यानी दोनों संख्याओं का जोड़ कितना आया, 34 आया। अब इनका पेयर बनाना है, तो कितने पेयर बन सकते हैं। अब ध्यान से देखना कि पेयर कैसे बनाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान से सीखते हैं। सबसे पहली बात, अब देखो ये क्या है, A + B बराबर 34 है ना, तो हमें 34 को A + B के रूप में तोड़ना, और याद रखना उसमें सारे के सारे क्या होने चाहिए, को प्राइम फैक्टर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, को प्राइम फैक्टर होने चाहिए। क्या को प्राइम फैक्टर का मतलब है कि उनमें कॉमन एक होना चाहिए बस। तो मैं पहले 34 को इस रूप में लिख सकता हूँ, 1 + 33, इनमें कुछ कॉमन है 1। अब 2 और 34 करेंगे, लेकिन 2 कट जाएगा, 34 2 और 32 करेंगे, 2 से कट जाएगा 16, तो वो नहीं होगा। समझे ना बात को, क्योंकि इसमें कॉमन आ जाएगा, फैक्टर आपका बन जाएगा ना, फैक्टर 1 से 1 ही होना चाहिए, ताकि ये एचसीएफ आपका जो 56 है ना, ये आपका चेंज ना हो। समझ गए, तो चीज़ें आपको तब का एक होगा आपका 3 + 31, ये हो गया। अब 4 कॉमन करोगे, 4 और 30, इसमें 2 कॉमन है भाई। अगर आप यहाँ लिखते हो, मान लो 4 लिखे और 30 लिखे, तो 2 से नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 15 दूनी 30, तो 2 कॉमन है ना इसमें, तो इसलिए आपका ये नहीं होगा। समझ गए बात को, तो ये आपका नहीं रहने वाला, तो यहाँ पर नहीं लेंगे। फिर 5
5 और 29 ये बनेगा, 6 बनेगा नहीं, 7 बनेगा, 7 और 27 बनेगा, 8 बनेगा नहीं, फिर क्या बनेगा 9। अब 9 बनाओगे तो आपका बनोगा 9 और 25 बनेगा, 10 बनेगा नहीं, 11 बनेगा, 11 प्लस 21, इसमें भी एक कॉमन है बन जाएगा, ठीक है। और फिर 12 नहीं बनेगा, 13 बनेगा, 13 अगर बात करें तो 13 और 21 ए बन जाएगा आपका, 14 बनेगा नहीं, 15 बनेगा। अब 15 बनेगा ना तो 15 और 29 बनेगा, क्या बनेगा 15 और 29, 16 बनेगा नहीं, 17 अगर बात करें, देखो 17 है ना, 17। अब 17 आप करोगे ना तो 17 और 17, तो 17 और 17 देखो कॉमन हो गया, जहाँ कॉमन आ जाए वहीं से हम रोक देंगे, जहाँ से कॉमन आ जाए वहीं क्या करेंगे, रोक देंगे। तो कुल कितने फैक्टर बने इसके, कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो इसका आंसर क्या हो गया, 8 इज द राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए आंसर। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल चलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखना, कहा कि यदि किसी भिन्न के अंश में 17% की क्या की जाए, वृद्धि की जाए, और हर में 12% की कमी की जाती है, तो भिन्न कितना होती है, 39/44 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो हम मान लेते हैं जब भी कोई चीज़, सीधी बात है, जब परसेंटेज की बात आती है तो हमेशा 100 मानते हैं, क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई भिन्न है जिसका अंश 100 है, अब 17% की वृद्धि करोगे तो कितना होगा, 100, ठीक है, कितना होगा आपका 117 हो जाएगा। अब हर भी 100 मान लिए, परसेंटेज में जब भी बात आती है 100 मानते हैं, चाहे अंश हो चाहे हर हो। तो 12% की कमी, तो 12% की कमी का मतलब कितना हो जाएगा आपका 88। 100 में आप 88 घटाओगे ना, कमी का मतलब घटना है और वृद्धि का मतलब जोड़ना है 100 में ही, समझ गए ना बात को, ये हो गया। हम करें हमारी भिन्न ये बन रही है जो बोला है, लेकिन वो कह रहा नहीं, भिन्न का मान कितना आता है, 39/44 आता है। कितना आता है, 39/44। तो देख लो सीधा सीधा कट जा रहा है, ठीक है, कटेगा, कितना आएगा, 2 पे आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। अगर बात करें तो ये भी 2 पे कट जाएगा, कटेगा ना, नहीं 3 पे कटेगा, किस पे कटेगा, 9 3 27, 3 3 3 त्रिक का 9, 9 2 11, 3 पे कटेगा, किस पे कटेगा, 3 पे कटेगा, समझ गए बात को। तो यहाँ क्या बचा, 1, क्या बचा, 1 बचा। तो अब यहाँ पर भी गुणे में रहेगा, तो भिन्न जाके पलटेगी, तो 1 बराबर इधर करोगे, सीधा क्या हो जाएगा, तो 2/3 पलट के जाएगी ना भिन्न रेशियो में, तो क्या हो जाएगा आपका 2/, ठीक है, तो 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। रमेश कुछ धनराशि 12% साधारण ब्याज पर और उतनी ही धनराशि 15% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार देता है। यदि उसका कुल ब्याज 675 रुपये था तो 12% पर दी गई उधार धन राशि ज्ञात कीजिए। सीधी बात है, कुछ नहीं करना, आराम से देखो ध्यान से। हम मान लेते हैं जितनी धनराशि 12% पे जा रही है उतनी ही धनराशि कितनी जा रही है, 15% पे। यानी कहने का मतलब चाहे 15 पे देगा चाहे 12 पे देगा, मतलब कि, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ब्याज अलग अलग आएगा। 15 पे ज़्यादा आएगा भाई, परसेंटेज ज़्यादा है, साल वही है, परसेंटेज ज़्यादा रहेगा तो ब्याज ज़्यादा आएगा, कम रहेगा तो कम आएगा। 12% वाले के लिए ज्ञात करना है, तो आराम से कुछ नहीं करना, रिलैक्स होकर लगाना है। देखो ध्यान से, धनराशि वही है, तो मान लेते धनराशि 100 है। अगर क्योंकि देखो आप सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जानते हो, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बटे 100, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। अगर हम हमेशा निकालना है तो अगर हम प्रिंसिपल 100 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 100, और रेट मान लेते हैं कितना 12%, टाइम मान लेते हैं 2 साल, बटे क्या लिखोगे 100, काट दोगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 रुपया, कितना आएगा 24 आएगा। मतलब सीधी बात है, जब साधारण ब्याज हो तो रेट इंटू टाइम ब्याज कहलाता है। बोलो, रेट इंटू टाइम ब्याज कहलाता है। तो 12 दूनी 24 रुपया इसका ब्याज हो गया, ठीक। अब 15% रेट के हिसाब से अगर देखें, 15% वाले के लिए देखें तो ये तो रहा 12% के लिए, 15% के लिए निकालेंगे तो सीधा रेट इंटू टाइम, तो 15 दूनी 30, तो 30 रुपये इसका हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं अगर 12% पे दिया था तो 24 रुपया हो रहा था, 15 पे दिए थे 30 हो रहा था। हम अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हम इनको जोड़ेंगे अगर कितना आएगा, इनको जोड़ोगे 3 2 5 1 54 आएगा, कितना आएगा 3 2 5 4 54 आएगा। हम कह रहे हैं 54 रुपया हो रही है, हम कह रहे हैं 54 रुपया हो रही है, लेकिन वो कह रहा नहीं, कितना 675 रुपये हो रही है।
इक्वल में क्या मानोगे, 1 के बराबर, तो भाग कर दोगे, इसमें से भाग करोगे आप 54 से। किससे? 54 से। किससे भाग करोगे? 54 से भाग करना है आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 100 बराबर निकाल दोगे बन जाएगा मामला, यहाँ 100 बराबर भी लेना है, ठीक है। 3 से भाग करो उसको, नहीं तो आपका 18 से भाग करें, 18 तक 54, 18 72, आप 6 से तो भाग हो जाएगा, 6 6 9 54, 6 से भाग करो, क्या दिक्कत है, 6 से भाग करो। देखो मैं भाग करता हूँ, 6 9 54 हो गया, 9 बार में गया, 6 से भाग करोगे, 11 छक्का 66, 1 बचेगा, ठीक है। लेकिन ये 6 से नहीं कटने वाला है, ये 6 से नहीं कटने वाला है दोस्त, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये 6 से नहीं कटेगा, ठीक है। हाँ, ये 3 से पहले काटो इसको, 3 से काटो, 18 तक 54 हो गया, 3 से काटे, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 ये 66 और 3 बचे 15, ये हो गया, कट गया ना। अब फिर 3 से काटो, 3 छंग 18, 3 से काटो, 3 से काटोगे 7 तरीक 21, 1 बचेगा, 3 बचे 15, अब होगा, फिर 3 से काटो 2 आएगा, फिर 3 से काटोगे 25 3 75 हुआ, कितना आया, कितना आया, कितना आया, 25/2, कितना आया, 1 बराबर 25/2 ही। लेकिन हमें 1 तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए 100%, तो 100% के लिए 100 से गुणा करा दो, तो 25/100, 25/2 गुणा 100, 2 से काटोगे 50 आएगा, ठीक है। 25 पंचे 125, 1 जीरो लगा देना, तो कितना आएगा 1250 रुपये आपका बनेगा, उत्तर आपका बनेगा 4th यानी डी आंसर। समझ गए? चलो आगे बढ़े, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। गोपाल को पहले वर्ष में अपनी बिक्री पर 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है। क्या परसेंट होती है? 2% और 20% की वृद्धि होती है। इस प्रकार उसकी वर्तमान बिक्री कितनी हो गई है? 1,83,600 रुपये हो गई है। 2 वर्ष पूर्व यानी उसकी बिक्री, ये सीधा परसेंटेज का सवाल है। परसेंटेज देखे तो परसेंटेज का सवाल है, प्रॉफिट लॉस देखे तो प्रॉफिट लॉस का सवाल है, डिस्काउंट देखे तो डिस्काउंट का सवाल है, बोट एंड स्ट्रीम देखे तो बोट एंड स्ट्रीम का दिखा सवाल है, SCF SCF मतलब जो चीज़ें देखेंगी तो आपका उसका सवाल बनेगा, सीधी बात है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखो आराम से। अब कह रहा कि अभी वर्तमान में कितना उसका, वर्तमान में कितना है उसका, तो आपका है 1,83,600, ठीक है, इतना कमा रहा है। अब कह रहा कि 200 पहले कितना उसकी बिक्री थी, तो जानते ही हो शुरुआती बात पूछ रहा है, लास्ट बात दिया है तो सीधा फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे, तो यहाँ सीधा लिखेंगे 1,83,600। क्या परसेंट की वृद्धि हुई? 2% की। 2% की वृद्धि फ्रैक्शन उल्टा लगेगा, यानी 100/102 गुणे फिर 20% की वृद्धि, तो यानी 100/120, ये हो गया। अब कुछ मत करो, आराम से 0 0 काट दो, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 4 से काटो, 4 चौक 16, 2 बचा ना, कितना हुआ 23, 4 पंचे 20, कितना बचा 6 बचा, 4 9 36, 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई 4 पंचे 20 हुआ, 3 बचा 36 हुआ, 4 9 36, 36 हो गया, कट गया, 1 0 बच गया, लिख दिया आराम से। अब 4 से काट दिया, यहाँ 3 आ गया, कोई दिक्कत है ही नहीं, समझ गए आराम से। अभी 3 से भाग हो जाएगा, 3 से भाग करने के लिए हो जाएगा, 3 से काट दो इसको, 3 से काटें तो कटने का तो 12 से भी काट सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकता था, कोई दिक्कत थी नहीं, ठीक है। 3 से लेकिन आराम से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। 3 हो गया, 3 से काटोगे यहाँ कितना आएगा 15 3 45, और यहाँ 30 से काटोगे 30 3 90, निपट गया। अब इसको हो गया काम खत्म। 2 से काट दो उठा के, तो 2 से कट जाएगा 17 से काट दो, कट रहा है 17 छक्का 102, 17 से काटोगे 17 9 153, 0 आया। फिर 2 अब इच्छा कटेगा, 15 छक्का 90, सीधा काट दो यार, काम खत्म हो गया। 15 कट गया, खत्म, 4 0 बच रहे हैं, 4 0 लगा दो, कितना होगा 15,000, नहीं 15,000 कहाँ से होगा, 1 लाख सीधा होगा, 1 लाख, ठीक है, मतलब 1.5 लाख, मतलब ये होगा 150,000, मतलब कि 1,50,000 हो गया। उत्तर आपका क्या हो गया? सेकंड। चले आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, 5वें नंबर का सवाल है। कह रहा है एक नाव स्थिर जल में यानी शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और धारा की गति, मतलब कि धारा की गति कितनी है, धारा की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी 26.4 किलोमीटर की दूरी एक स्थान पर जाता है और वापस प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। कहने का मतलब है कि शांत जल में जा रहा है, धारा के साथ जा रहा है, उतनी ही दूरी और उतने ही दूरी चल करके विपरीत आ रहा है। तो आपको बता रहा है कि जाने और आने में कितना समय लगा, टोटल समय निकालना है, ठीक है। जब भी सवाल नाव धारा का है तो 3 बात लिखनी है। शांत जल में नाव की चाल, इसके लिए शांत लिखना है। फिर धारा की चाल, धारा की चाल के लिए सिर्फ यहाँ धारा लिखना है। धारा के साथ नाव की चाल,
तो धारा के साथ नाव के चाल तो यहाँ लिखेंगे साथ, फिर धारा के साथ धारा के विपरीत नाव की चाल तो यहाँ लिखेंगे विपरीत। हमें 4 बातें लिखी हैं, क्लास में डिस्कस कर लीजिए, शांत, धारा, साथ, विपरीत, 4 बातें। चाल आपकी 3 में आती है, शांत में आती है, धारा की चाल होती है, साथ होती है, विपरीत होती है। अब करा कि शांत में कितना किलोमीटर जा रहा है स्पीड से, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की स्पीड कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब साथ आता है ना, देखो जब हम शांत और धारा को ऐड करते हैं ना तो साथ चलाती है, तो इसको जोड़ोगे तो यहाँ कितना आएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब इन दोनों को आपस में घटाते हैं ना, क्या करते हैं, घटाते हैं अगर, तो ये आपका आता है विपरीत। क्या आता है, विपरीत आता है। घटाओगे तो कितना आएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। समझ गए। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि देखो 26.4 किलोमीटर ये साथ जा रहा है और उतने ही दूरी वापस चल करके आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब साथ जाता है तो समय कम लगेगा क्योंकि स्पीड तेज रहती है। समझ गए बात को। और जब विपरीत जाता है तो स्पीड कम रहती है, समय ज़्यादा लगता है। बस बात इतनी सी है, कुछ नहीं करना, आराम से। तो जानबे करते हो, आपका दूरी बटे चाल बराबर समय होता है, फार्मूला पता ही है आपको। ठीक है, अगर टाइम स्कूल क्या लगाते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाते हैं, ये फार्मूला लगा देंगे यहाँ से, सीधी बात है। यहाँ लिखेंगे हम 26.4 बटे 33 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दशमलव के नाम का हम यहाँ क्या लगा देते हैं, 0। तो इतना टाइम आ गया, इसका लिख लो। अब यहाँ देखेंगे ऐसे 1 किलोमीटर जाना है कितने में, 1 किलोमीटर प्रति घंटा समय वही लगने वाला है, 26.4 बटे 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ दशमलव क्या करोगे आप, ठीक है। अब यहाँ दशमलव हटा के यहाँ 0 लगा दो, हो गया, काम बन गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो कुछ नहीं करना, अब यहाँ सीधा क्या करो, इसको जोड़ दो, तो 264 बटे 10 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ध्यान से, दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है ना, ये दोनों कॉमन है, तो 264 जो है यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ 264 कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा आपका 1/330 प्लस 1/10। इसको सॉल्व कर लो, इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो 10 का एलसीएम लोगे 33 होगा, 33 गुणा होगा तो 33, यहाँ होगा 33 सेकेंड 33 में जोड़ोगे कितना आएगा, 34 बटे आपका आएगा 330। ये हुआ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से कर लेंगे, क्या दिक्कत है। इसको 3 से भाग करो, 11 से भाग करोगे ना, 11 से भाग करोगे, 3 से भाग करोगे, यहाँ आएगा 110। इसको 3 से भाग करोगे ना तो यहाँ आएगा 3 8 24, 2 बचेगा, 3 8 24, ये हुआ। अब 11 से भाग करोगे, यहाँ आएगा 10, और यहाँ भाग करोगे 11 से तो आएगा 8। अब 34 में 10 से भाग करोगे, ठीक है, 34 में आप क्या करोगे, 10 से भाग करोगे तो यहाँ आएगा 8 गुणा 34 में भाग करोगे तो 10 से तो आपको आएगा 3.4, 8 का गुणा कराओ तो 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, 24 में 3 जोड़ोगे तो ये आपका आएगा 27। तो कितना आएगा, ये आपका आएगा, ठीक है, कितना आया, ये आपका 27.2 घंटे। बोले तो उत्तर 4th। समझ में आ गई सवाल, सारी चीज़ें आपको PDF एज इट इज आपको लिखी मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक व्यापारी के लिए एक टेलीविज़न का मूल्य, एक व्यापारी के लिए एक टेलीविज़न का मूल्य, टेलीविज़न टीवी कितने की है, CP कितना है उसका, 20,500, ठीक है, कितना है 20,500। और इसका अंकित मूल्य यानी बोले तो मार्क प्राइस कितना है, ये आपका है 24,000, कितना है 24,000 है, ठीक है। अब कह रहा है कि डिस्काउंट कितना दे रहा है, ये आपका डिस्काउंट दे रहा है 15% का, कितना दे रहा है 15% का। बोल रहा है कि प्रॉफिट होगा या लॉस, ये क्या करो, ज्ञात करो। इतनी बातें हैं, आपको कुछ नहीं करना, देखो आराम से करते हैं। प्रॉफिट या लॉस जब भी निकालना है उसके लिए क्या चाहिए हमें, सेलिंग प्राइस। क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस दिया है हमारा, तो सेलिंग प्राइस अगर मिल जाएगा तो हम निकाल लेंगे। तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं आराम से। देखो मार्क प्राइस के साथ डिस्काउंट सीधा लगता है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डाउट कर सकता हूँ, देखो 15% डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे ना, हाँ, तो 10% का कितना होगा, 10% अगर इसका निकालोगे तो 1200, 5% निकालोगे तो इसका आएगा 10% आएगा 2400, 5% आएगा इसका 12%, ठीक है, 5% इसका आएगा 1200, 15 है तो 5 3 15, और तो 5 3 15 होता है, तो 12 3 3600। तो यानी कहने का मतलब आपका 3600 रुपये हो जाएगा आपका डिस्काउंट। तो जब 3600 इसमें घटाओगे तो आपका आएगा आपको 20,400, कितना आएगा 20,400, 3600, अरे यार देखो 24,000 में 3,000 घटाओ, कितना बचा 21,000, 21,000 में 600 और घटाओ तो कितना आएगा 20,400 आएगा, हो गया। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। अब खरीदा कितने में था, 20,500 में, बेचा कितने में, ये आपका बेचा
400 में बेचा ना, 20,400 में। कितने का नुकसान हुआ? 100 रुपये का। कितने का लॉस हुआ? ये आपका हुआ कितने का लॉस? तो ये आपका हुआ 100 का लॉस। 100 का लॉस किस पे हुआ? ये आपको हुआ कॉस्ट प्राइस, यानी 20,500 में। परसेंटेज में लाने के लिए गुणा 100 करेंगे, तो 2 जीरो से काट दो आराम से। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको काट दो, किससे कटेगा? ये 5 से। तो 5 से काटोगे तो यहाँ आएगा 20 पंचे 100, 5 से काटोगे तो यहाँ 41 पंचे 205। अब कितना आया लॉस? यहाँ पर लॉस आया हुआ है 20/41। देखो, एक कहने का मतलब एग्जैक्ट इसका आंसर ये नहीं बनेगा, ठीक है। अगर इसको, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है, समझ रहे ना बात को, तो लास्ट नीचे एक किसके अंश में? 41 में। 41 एक में ही है तो लॉस भी है, तो आंसर हमारा 4th हो जाएगा। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और आएगी, समझे ना बात को? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा कि अमल और विमल ने क्रमशः 9 महीने के लिए 500 रुपये और 6 महीने के लिए, ठीक है, मतलब कि अमल ने 9 महीने के लिए 500 रुपये लगाए और 6 महीने के लिए विमल ने कुछ निश्चित राशि को व्यापार में शुरू कर दिया। उनका लाभ कितना हो रहा है? 69 रुपये होता है। 69 रुपये होता है विमल का लाभ। विमल का लाभ जो है वो 46 रुपये है। तो व्यापार शुरू करने के लिए विमल का निवेश क्या होगा? देखो ध्यान से। अब एक आदमी है आपका अमल है और एक आपका विमल, 2 लड़के हैं। अमल जो है वो 9 महीने के लिए 500 रुपये लगाता है और विमल जो है वो कितना लगाता है? 6 महीने के लिए मान लेते हैं कि 100 रुपये लगाता है। व्यापार इन्होंने क्या किया? शुरू किया। देखो ध्यान से, आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स, ठीक है। यहाँ से ये आपका है क्या? ये तो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे। यहाँ से 3 से काटोगे 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 2 से काटोगे यहाँ पर कितना आएगा? 2 से काटोगे यहाँ सीधा आएगा आपका 250, ठीक है। इसका गुणा कराओगे 25 तियाँ, ठीक है, क्या है लिखोगे? ये आपका होगा 25 तियाँ 75, यहाँ आएगा यक्स। समझ गए? ये तो रहा इनके इन्वेस्टमेंट का, क्या रहा? इनके इन्वेस्टमेंट का रहा रेशियो। अब हम निकालते हैं कि इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या आया है। क्या आया है? प्रॉफिट का निकालते हैं कि प्रॉफिट का रेशियो क्या आया है। देखो ध्यान से, कुल लाभ कितना हो रहा है? कुल लाभ हो रहा है 69 रुपया और विमल कितना पा रहा है? 46 रुपया लाभ कमा रहा है। तो विमल का अगर हम माइनस कर दें तो अमल का निकल जाएगा लाभ। तो घटाओगे यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 3 आएगा, यहाँ 23 आएगा। तो यहाँ पर आएगा अमल और विमल, ठीक है। विमल कितना पा रहा था प्रॉफिट? 46 रुपया और अमल कितना पाया? 23 रुपया। यहाँ से रेशियो निकालोगे तो 1:2 में आएगा। कितने में आएगा? 1:2। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट या लॉस इन्वेस्टमेंट रेशियो दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहने का अर्थ क्या है? सीधी बात है। इनका अनुपात निकालोगे तो आएगा 750/x और इनका अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा? 1/2। बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इनका तिरछा गुणा करा दो बस। तो यहाँ से आपका तिरछा गुणा कराओगे 750 गुणा 2 बराबर x। 750 का मतलब कितना हो जाएगा आपका? 1500। तो किसका पूछा था? तो पूछा था कि P यानी विमल का ही तो माने थे ना, इसी तो माने थे ना इन्वेस्ट। तो x का मान 1500। तो विमल ने कितना इन्वेस्ट किया? विमल ने 1500 रुपये इन्वेस्ट किया। कितना किया? इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो मामला ये हो गया। 9 × 5 = 4500 अमल ने किया और 15 × 6 = 90, 9000 इसने किया, ठीक है। किसने? विमल ने। चलो सवाल आ गया समझ में, सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। आज सवाल तो मज़ा आ रहा करने में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि 2.0 सेंटीमीटर मोटे और, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने सिक्कों को पिघला करके 12 सेंटीमीटर ऊंचा और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, 3D वाले फिगर में जब 3D अगर एक चीज़ को पिघला करके या गला करके या मिला करके दूसरी चीज़ बनाई जाती है, तो 3D जो होती है ना, जो कोई वस्तु जब पिघला करके बनाकर बनाते हैं तो उसका आयतन जो होता है ना वो सेम होता है। लेकिन अगर 2D फिगर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 2D फिगर में जब एक के बदले दूसरा आकृति बनाई जाती है तो उसका एरिया सेम होता है। 2D में एरिया सेम होता है और 3D में आपका क्या सेम होता है? 3D में आपका सेम होता है आपका आयतन। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें, क्या बात करें, तो यहाँ पर आपका, ठीक है, ये आपका एक
क्या है, ये आपका पतला सा, ठीक है, ये आपका क्या है, सिक्का है, ऐसा क्या है, देखो ध्यान से, अब ध्यान रखना तुम ध्यान से, ऐसा इसलिए बना रहे हैं जबकि तुम जानते हो सिक्का इतना इतना तुम जाहिर सी बात, इतना तो पतला होता नहीं, इतना तो मोटा होता नहीं सिक्का, लेकिन हम मान लेते हैं कि मान लो ये सिक्का है इतना मोटा है, ठीक है, ताकि समझाने के लिए, ये आपका सिक्का, इसका जो व्यास है वो पूरा कितना है, 2 सेंटीमीटर है, कितना है, 2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपकी 1 होगी, और इसका जो ये मोटाई है ना, मोटाई अर्थात इसकी ऊंचाई कितनी है, 0.2 सेंटीमीटर है। इसको पिघला करके, इसको पिघला करके क्या, इसको पिघला करके एक यहाँ पर क्या बना जा रहा है, लंबवृत्तीय बेलन बना जा रहा है, क्या बना जा रहा है, लंबवृत्तीय बेलन बनाया जा रहा है, कितना ऊंचा, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ऊंचा है, और इसका व्यास कितना है भाई, इसका व्यास जो है वो 5 सेंटीमीटर है, इसमें कन्वर्ट करना है, समझे ना बात को, कितना है, किस में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, आराम से कुछ नहीं करना, ध्यान देना। तो जानते हो जब मैंने कहा कि जब एक के बदले दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो क्या क्या उनका आयतन सेम होता है, तो अब दोनों बेलनाकार ही हैं तो फार्मूला वही लगने वाला है। तो बेलन का आयतन जो होता है आपका, ठीक है, क्या होता है, बेलन का आयतन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाकी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर इसका हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर एच इसका भी हो जाएगा। इसका मानना चाहो तो छोटे के लिए छोटा मान लो, उसके लिए कैपिटल मान सकते हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसको आप कभी भी लिखना हो ना तो इसको ऐसे मत लिखना, जब पेपर में लिखना हो तो शॉर्ट फॉर्म में यूज करना है, कैसे, शॉर्ट फॉर्म में यूज करना है, यहाँ लिखेंगे सीधा वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, क्या लिखोगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या लिखोगे, सिलेंडर, ये आपका लिखोगे, छोटे के लिए क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच बराबर, बड़े के लिए क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई काट देंगे, बराबर है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसकी हाइट कितनी है, 0.2 है, ये लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया, ठीक है, तो बराबर होता है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 2.5 होगी, यानी 5/2, यानी 5/2, हाइट इसकी कितनी है, 12 है, कुछ नहीं करना, आराम से ये 4 से काट दोगे, यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। इस दशमलव के नाम का हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, यहाँ काट देंगे, कितना आएगा, 5, तो इस 5 का गुणा यहाँ करवा दो, तो यहाँ सीधा आएगा 5, 2 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ, तो 3 5 हो गया, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और यहाँ 3 बचा है तो गुणा करवा दो, तो 25 3 75, 3 1 3, तो कुल कितने सिक्के चाहिए, तो 375 सिक्के चाहिए इतने साइज का बेलन बनाने के लिए, समझ गए, ठीक है। आगे बात सॉल्व मजा आ रही है, मजा आ रहा होगा यार, ठीक है। अगला देखते हैं, अब कह रहा है नवा क्वेश्चन, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, क्या है, एक अर्धगोलाकार त्रिज्या कितनी है, मान लेते हैं कि ये क्या है आपका, एक आपका ऐसा है आपका, ठीक है, एक आपका क्या है, अर्ध कटोरा है आपका, एक कटोरा है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, कितनी है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। अब कह रहा कि इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ पेंट किया जाना है, मतलब अंदर भी सेम चीज़ें वही है, वही फार्मूला वही लगी है, कुछ नहीं करना, अंदर और बाहर पेंट करना है। 6 रुपये में प्रति 4, यानी 6 रुपये में 4 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया 6 रुपये में पेंट किया जा रहा है। इस दर से पेंट करना, बताओ लागत कितनी है, पाई का मान 22/7 रखना है, आराम से कुछ नहीं, देखो देखते हैं। अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है ना, अर्धगोले का क्षेत्रफल, यानी अगर हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका, ठीक है, तो ये आपका कर्ड होता है, तो इसको बोलते हैं कर्ड, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आपका होता है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, क्या बोलते हैं इसको, हेमीस्फेयर, ठीक है, ये होता है। अब देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका मेन अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है, वो आपका चीज़ क्या होती है, जैसे पूरा है ना, पूरा गेंद आप देखे हो, पूरा सर्कल देखे हो ना, तो जो चीज़ें होती हैं ना ये, ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं पूरा, ये तो पूरा आपका होता है 4 पाई, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, पूरा सर एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब इसको आधा काट दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर ए, 2 पाई आर ए, 2 पाई आर स्क्वायर ए, 2 पाई आर स्क्वायर ए, तो अर्ध सरफेस एरिया होता है, तो आधा होता है 2 पाई आर ए, कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है।
अब देखो इसमें दो सर्कल बनेंगे, क्योंकि इसको अंदर भी पेंट करना है और बाहर भी पेंट करना है। क्या करना है, अंदर की तरफ भी पेंट करना है इसको ना, और बाहर की तरफ भी क्या करना है, इसको पेंट करना है। तो बाहर की तरफ भी पेंट करना है। जब बाहर अंदर बाहर दोनों पेंट करना है तो इसका मतलब दो सर्कल पेंट करना है, एक अंदर वाला पेंट करना है और बाहर वाला, उतने ही त्रिज्या का दोनों है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक तो एक का हो गया, दो पेंट करने, इसलिए हमने क्या करेंगे, 2 से गुणा करवा देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखोगे 2 गुणा 2, पाई का मान 22/7 रखना है, त्रिज्या कितनी रखनी है, 7 है। तो यहाँ लिखोगे 7 गुणा 7, तो एक 7 से 7 काट दो, हो गया क्लियर। तो यहाँ लिखोगे आप कितना, यहाँ लिख लो 2 दूना 4 गुणा 22/7, इतना क्या निकला इसका, इतना निकला आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया आया, इतना एरिया मिल गया। अब देखो ध्यान से, 6 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट करना है, तो हम एक का निकालते हैं, एक का निकालते हैं। तो देखो 6 रुपये में 4 मीटर पेंट कर रहा है, 4 सेंटीमीटर पेंट कर रहा था, 1 सेंटीमीटर कितने में करेगा, तो 6/4 बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं किया, गुणा करवा दी बस। 2 काटोगे, यहाँ आएगा 3/2, तो कितना रुपये लगेगा 1 सेंटीमीटर पूरा करने, तो 3/2 रुपये लगेगा। समथिंग बात करें 1.5 रुपये लगेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करने में। तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3/2 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ 2 काट देंगे, कितना आएगा 2 आएगा, बस इसी गुणा करवा दो। तो कितना आएगा आपका, ये आपका होगा 2 दूना 4 कट जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2 तिहाई 6, तो 6 हुआ ना, तो आपका हुआ कितना 6, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 संग 42, तो कितना आएगा 22 को 42 में क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ करोगे 2 दूना 4, 4 दूनी 2 दूना 4, 4 दूनी 2 दूना 4, एक के ऑप्शन में है ही है, इकाई का अंक 4 है ये, तो आंसर हमारा क्या होगा, ये आपको हो जाएगा 4। लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है यार। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, ये आपको होगा 8 हुआ, वही आएगा 2, और यहाँ पर आएगा 4 दूनी 8। कुछ नहीं करना है, यहाँ लगाओगे 4, यहाँ लगाओगे 0, यहाँ लगाओगे 9, ठीक है। तो 8 2 10, यहाँ 0, 1 मिनट, एक आंसर में कुछ गड़बड़ है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। तो हम एक बार इसको हम पुनः कर देते हैं आपको, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। एक बार पुनः समझा देते हैं, देखो ध्यान से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से। 2πr² इसका होता है, यहाँ लिखोगे 4, तो कुल मिला के 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ सीधा लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 4, पाई का मान लिखोगे 22/7, त्रिज्या है 7 गुणा 7, इस 7 से 7 एक को काट दो, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 4 गुणे 22/7, सॉरी 1 मिनट, अब यहाँ बचा है आपका 22 और एक बचा है 7, हो गया। अब क्या बचा है, अब कह रहा है कि 6 रुपये में 4 वर्ग सेंटीमीटर कर रहा है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर कितना करेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 3/2 रुपये लगेंगे। कितने लगेंगे, 3/2 लगेंगे। 2 काटोगे यहाँ, 2 काटोगे यहाँ, 2 दूना 4 आएगा, ठीक है, हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आएगा, 22 दूना आपका होता है 44, ठीक है, 7 तारीख 21 हो गया। तो गुणा कराओगे तो यहाँ आएगा 44 से कितने 44, यहाँ आएगा 4 दूनी 8, और यहाँ पर आएगा 4 दूनी 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखोगे 4, 8 4 12, यहाँ से लिख 9, ठीक है, आया, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला सवाल देखते हैं। 5 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की 750 रुपये की वार्षिक किस्त से कितना ऋण चुकाया जा सकता है। देखो आराम से, ध्यान से, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है, ठीक है। और इस सवाल एक फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, इसी पे कर लेना, बहुत ज़्यादा टिटिम्बा नहीं करना, फिर बाद में आएगी, तुम जब बात आएगी बताएंगे, ठीक है। क्या दिया, टाइम दिया कितना, 5 साल, कितना दिया 5 साल, रेट कितना दिया 5%, कितना दिया 5%, समझे ना बात को। किस्त की राशि कितनी दी, यानी प्रिंसिपल के रूप में अगर बात करें तो कितना दिया 750 रुपये। अब कह रहा कि टोटल कितना अमाउंट चुकाना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब देखो आराम से, कुछ नहीं करना, अमाउंट जब भी निकालना हो इसका एक फार्मूला याद रखना, एक फार्मूला याद रखना, कितना ईयर, टाइम कितना है, किस्तों की रेट कितनी है, किस्तों की रेट कितनी है, यानी प्रिंसिपल जो दिया रहेगा, ठीक है, समझे बात को, प्लस ये देना, इसको लिखना, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर यहाँ लिखना प्रिंसिपल इंटू रेट बटे 100 गुणा
n इंटू एन माइनस 1/2। ये सीरीज का फॉर्म बनता है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, अब टाइमिंग कितनी है, 5 है, और ये प्रिंसिपल कितना है, किस्त का दाम कितना है 750 है, प्लस यहाँ भी किस्त का दाम कितना है 750, रेट कितना है 5। ठीक है, और यहाँ कितना है बटे 100, और यहाँ कितना है एन का मतलब टाइमिंग कितनी है, एन का मतलब यहाँ पर टाइम है। ठीक है, एन का मतलब यहाँ पर क्या है, टाइम है, यहाँ पर टाइम लिख सकते हैं। तो 5 यहाँ लिखोगे 5 गुणा 4/2। ठीक है, आई बात समझे। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस ये उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आप आराम से कुछ नहीं करना, देखो रिलैक्स, इसको करना है आराम से। 0 0 काट दो, कट गया। 5 से काट दोगे 2 ही आएगा, 2 दूना 4 से 4 काट दिए, कट गया, कोई दिक्कत नहीं ना। बस अब यहाँ से करो, तो यहाँ लिखोगे 5 5 25, 5 7 35, 35 2 37, इतना हुआ इसका। ठीक है, अब यहाँ बचा है 75, 75 ही बचा है, तो 5 यही बचा है, तो 5 5 25 और 5 7 35 2 37। ठीक है, इसको जोड़ देना है, तो यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ आएगा 5 7 5 12 2 हासिल 1, और आपका ये कितना हो जाएगा 7 7 3 10 11 की 1 हासिल 1 और 3 1 4, तो कितना है आपका 4125 रुपये आपका फोर्थ आंसर हुआ। ए आंसर होगा। जब किस्त वाला सवाल है तो यही सवाल है, आपको यही क्या आपको याद रखना है। ठीक है, यही आपको क्या याद रखना है, ये आपका फार्मूला है। क्या है आपका फार्मूला है, ये आपका क्या है फार्मूला, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, ये चीज़ें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। क्या करता है, 80% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 10% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। कुछ नहीं करना, आराम से सीखना, देखो ध्यान से। एक्चुअल उसकी इनकम कितनी थी, उसकी इनकम मान लेंगे कितनी है 100 थी। ठीक है, 80% खर्च कर दिया, 80% इसने क्या किया, खर्च कर दिया। क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो बचा कितना 20 रुपये बचा। कितना बचा 20% बचा, 20 रुपये बचा। ठीक है, 20% बचा, ये आपकी क्या हो गई सेविंग, क्या हो गई आपकी सेविंग हो गई। क्या हो गई, ये आपका सेविंग हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, ये आपका सेविंग हो गया। सेविंग्स मतलब बचत हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि अपने उस इनकम में 30% की वृद्धि कर लेता है। क्या करता है 30% की वृद्धि कर ली है, तो कितनी हो गई आपकी इनकम। अब नई वाली इनकम हो गई 30 हो गई, कितना 130 हो गई। अब कह रहा कि उसका व्यय भी 10% बढ़ जाता है। अब इसका मतलब है भाई, जब इसने क्या हुआ, देखो ध्यान से आराम से, ये तो हुआ जब 80 घटाया 80% घटाया ना, तो कितना हुआ 20 हुआ ना, 20 हुआ, 20 बचा 20 घर 80%, 100 का 80% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 20 बचा। ये आपकी क्या थी, बचत थी, यानी कहने का मतलब ये सेविंग्स थी। समझे ना बात को। अब कह रहा है ठीक है, कितना घटाया था 80% घटाया था, 80% खर्चा किया था। अब कह रहा कि खर्च में 10% की वृद्धि करता है। अभी तक 80 खर्चा कर रहा था, 80 खर्चा कर रहा था तो 20 बच रहा था। अब इनकम वापस बढ़ाया, 30% बढ़ी, तो खर्चा भी बढ़ गया। कितना बढ़ा 10। अभी तक 80 खर्चा कर रहा था, तो कितना 80 खर्चा कर रहा था 20 बच रही थी ना। अब 80 के बजाय 10% और बढ़ा दिया गया। 80 का 10% 8, तो कुल मिलाकर कितना बढ़ गया, कुल मिलाकर कितना बढ़ गया 88। तो 80 का 10% 8 बढ़ा, तो 88। तो कुल कितना, मतलब कुल कितना खर्च बढ़ गया, कुल कितना खर्च हो गया 88%। कितना हो गया 88% हो गया। समझ गए बात को, 88% हो गया ना। अब देखो ध्यान से, पहले बचत कितनी थी 20 रुपये, अब खर्चा कितना कर रहा है, जब 20 रुपये कब बच रही थी, जब 80 रुपया खर्चा कर रहा था। अब 30% जब इनकम बढ़ी, तो 10% और बढ़ा दिया खर्चा, 88 खर्चा होने लगा। तो अब इसमें अंतर निकाल दो। ठीक है, तो 130 में से जब 88 घटाओगे, तो 10 में से 8 गया, आपका आएगा 2, यहाँ बनेगा कितना 12 से 8 गया 4, तो कितना रुपया बचने लगा 42 रुपया। ठीक है, अभी तक बचता कितना था 20, अब कितना बचने लगा, 42। कितने का अंतर हुआ, ये आपका अंतर कितने का हुआ, आपका अंतर आपका हुआ कितने का 22 का। कितने का अंतर हुआ 22 का हुआ। कितने का अंतर हुआ 22 का हुआ। अब 22 रुपये बचा रहा है कितने पे बचा रहा है, तो 20 पे बचा रहा है। कितने बचा रहा है 20 पे बचा रहा है, 20 पे बचा रहा है ना, 20 बचा रहा है। ठीक है, तो अब सीधी बात है, कुछ नहीं करना, आराम से तो परसेंट मिलाने के लिए गुणा 100 करोगे,
ठीक है। तो काट दोगे 20 पंचे 100, 5 से तो 22 पंचे 110, क्योंकि जो भी चीज़ें निकालते हैं ना कि बढ़ा की घटा ना, तो हमेशा मेन वाली बात पे निकाली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 110, क्या हो जाएगा आपका 110 इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक है। सेकंड, आगे बढ़ें, चलो अगला देखते हैं। ये सवाल है आपका अनुक्रम श्रेणी जैसा सवाल है, लेकिन अनुक्रम श्रेणी का नहीं है दोस्तों। अगर इसमें आप देखोगे ना, देखो जो आपकी जो एपी सीरीज चलती है उसमें या तो जुड़ता है या तो घटता है, लेकिन इसमें पता क्या चल रहा है, इसमें देखो इसमें जोड़ा कितना, इसमें +2 किया, इसमें अगर हम बात करें तो +3 किया, इसमें प्लस करे बात किया +4 किया। ये आपका सीरीज अल्टरनेट चल रही है, क्या चल रही है, अल्टरनेट सीरीज चल रही है। जबकि एपी में होता है इनके बीच का अंतर जो होता है ना दोस्त, वो समान होता है। क्या होता है, असमान होता है। जैसे अभी यहाँ पर मैं लिखूँ यहाँ 3, 5, 7, 9, इनके बीच का अंतर क्या हो गया, समान। देखो सब में दूध जुड़ रहा है। तो इसका फार्मूला जैसे a पद निकालना होता है ना, इसका फार्मूला होता है a + n - 1 × d। तो ये इसका फार्मूला होता है, जबकि यहाँ पर ये नहीं लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या नहीं लगने वाला है, ये आपका यहाँ पर नहीं लगने वाला है, इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है। समझ गए, ये चीज़ें हैं। तो इसका तो कोई काम का है नहीं फिलहाल, ये अल्टरनेट सीरीज जब चलती है जब एपी में होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ नहीं लगने वाला है। यहाँ पर कुछ चीज़ें, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर सीरीज, क्या बोलते हैं, त्रिभुजी या त्रिभुजा अनुक्रम बोलते हैं, त्रिभुज अनुक्रम बोलते हैं, जिसमें अल्टरनेट जुड़ते हैं। तो इसका फार्मूला अलग से होता है। अगर इसका निकालना है an पद, तो an पद निकालना इसका फार्मूला होता है an - 1 + an, क्या होता है an, मतलब कि an 1 - 1 + 1 और प्लस में यहाँ होता है n, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, इसको लिख लेना कहीं, ठीक है। समझ गए बात को, क्लियर है, आई बात समझिए। तो ये आपकी चीज़ें हैं आपको। अब देखो जैसे अब यहाँ पर जैसे क्या है, ये आपका पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया पहला पद, ये आपका होगा दूसरा, ये आपका हुआ तीसरा, ये आपका हुआ चौथा पद। क्या हुआ, चौथा पद। हमें कौन कौन सा निकालना है, छठे पद और सातवें पदों का अनुपात निकालना। तो पहले छठवां पद निकालेंगे, तो a6 यहाँ रखेंगे। अब यहाँ लिखोगे n के स्थान पे 6 - 1 प्लस हुआ। अब यहाँ n का कितना है 6, ये लिखोगे। अब यहाँ से घटेगा तो a5 क्या है, a5। अब देखो a5 + 6 आएगा। अब a5 का मान पहले निकालना पड़ेगा तभी रख पाओगे हम, क्योंकि हमें यहाँ a4 तक ही पता है। तो हम पहले a5 पर निकालेंगे। तो a5 बराबर यहाँ लिखोगे a5 - 1 + 5, तो यहाँ से घटेगा तो आपका आएगा a4 + 5। तो a4 का मान कितना है 10 है, तो यहाँ 10 + 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 15। तो a5 का मान कितना आया 15। अब यहाँ उठा के रख दो, तो यहाँ लिखोगे 15 + 6 कितना आएगा 21। तो a6 का मान कितना आया 21 आया, और a15 का मान ही आया। अब ये किसका 6 का आ गया ना। अब जब 6 का आ गया ना, तब 6 का आ गया तो हम सातवें का भी निकाल लेंगे इसी प्रकार। तो a7 यहाँ निकालेंगे, तो यहाँ a7 तो यहाँ a6 आएगा, a6 का मान कितना आएगा 21 + 7, यहाँ लिखोगे कितना आएगा इसका 28 आएगा। तो a7 कितना आया, ये आपका 28 आया। अब इनका अनुपात पूछा है ना, क्या पूछा है a6 ठीक है, क्या पूछा है a7। तो 6 का मान कितना है आपका 21 और 7 का कितना है 28। अनुपात निकालना, 7 से काट दो, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28। तो इनका रेशियो कितना है 3:4। तो आंसर क्या हो गया 4th। समझ गए, चीज़ें समझ में आ रही हैं। नए नए सवाल हैं बिल्कुल भाई दिल्ली पुलिस के, अब बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, मस्त आराम से करते जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि को अपने मूल्य में 40% की वृद्धि करने के लिए, ठीक है। 8% से कहाँ जाना है 40% सीधा। तो 40% के लिए गुणा 5 है, तो कितने साल लगेंगे 5 साल लगेंगे। इसका आंसर तो हो जाएगा आपका सीधा हो जाएगा पहला आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो अगला कह रहा कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बास्केटबॉल को पेंट करना है। क्या करना है, एक बास्केटबॉल को पेंट करना है दोस्तों। कितना खर्चा आएगा, यदि बास्केटबॉल को पेंट करने की लागत 2.5 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से हो, स्क्वायर हो। देखो आराम से, कुछ दिक्कत नहीं करनी। बास्केटबॉल कैसा होता है दोस्तों, बिल्कुल राउंड शेप में होता है। कैसे होता है, राउंड शेप में, वृत्त का होता है। और जानते हो तो जो कर्ड सरफेस एरिया होता है ऑफ किसका, गोला का, गोला क्या बोलते हैं इसको, स्फेयर। क्या बोलते हैं, स्फेयर। तो पूरा भी बता रहे, अभी भी करके आ रहे हैं। तो 4πr² होता है। कुछ नहीं करना है, लिखेंगे 4, पाई का मान लिखेंगे 22/7, त्रिज्या कितनी है 14,
तो 14 व्यास है, त्रिज्या 7 हो जाएगी ना, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी ना, तो 7 हो जाएगी ना आपकी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, तो 7 गुणा 7, एक 7 से एक 7 काट दो, काट दिए, अब कितना हुआ 4 गुणे 22 गुणे 7। अब लागत कितनी आ रही है 25 रुपये, मतलब कि 2.5 रुपये आ रही है, तो इसको लिख लेंगे सीधा 25/10 लिख लें, क्या लिख लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, 5 से काट लो, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 से काट दो 11 को, 22 को 11 आ गया, आराम से कर लो, क्या दिक्कत है, 11 चौक 44 यहाँ लिख लो, 7 5 35 लिख लो यहाँ पर, इसका गुणा करा दो बस, तो यहाँ लिखोगे 44 गुणा 35, ऐसे कर लेना, ठीक है, सीधी बात है, आराम से करना है, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 2 22, ये हो गया 4 कितना 4 3 12, 4 3 12, 12 1 13, जोड़ दो, यहाँ 0 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा 1540 रुपये उसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहा है 78, 104 और 338 इनका SCF क्या है, A है, क्या है SCF A है, ये कह रहा है कि SCF है, हम नहीं कह रहे हैं, हम इसका SCF निकालेंगे, हम SCF अगर निकालें तो यहाँ कितने का अंतर बनेगा, 14 में से 8 गया 6 बनेगा, 14 में से 8 गया 6 बनेगा, और यहाँ सीधी बात है, यहाँ बनेगा 9 9 7 गया, यहाँ पर 2 आएगा, इनका अंतर निकालोगे तो अंतर बहुत ज़्यादा गैप में होगा, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 8 में से 4 गया 4 आएगा, ठीक है, ये हुआ, कोई दिक्कत। अब इसमें से 10 घटाओगे कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका 23 आएगा, और ये देख लो इस सीधा सीधा कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के इसके पहाड़े में बनेगा जाकर के ना, ये लगभग अगर बात करें हम तो कितना होगा, इसको यहाँ छोड़ दो तो मतलब 23 है ना, तो आपका ये आपका आएगा कितना 11 नहीं आएगा, 12 नहीं लगभग ये, लेकिन इसके पहाड़े में बन जाए, इनका भी अंदर निकाल दो यार, क्या दिक्कत, लेकिन पहाड़े में करने को मतलब इसका SCF कितना आएगा, क्योंकि ये पहाड़े में ही है ना, सम संख्या दिख रही तो मान लो बन जाएगा, ठीक है, 26 है तो इसका SCF कितना होगा 26, यानी A बराबर 26 हुआ इसका। अब यहाँ पर कितना हुआ 136 357, तो ये ठीक है, ठीक है, इसको अगर हम देते हैं 18 7 136 हुआ, 18 7 136 हो गया, 18 7 136 ये हो जाएगा, 17 नहीं 17 18 से नहीं होगा, वो भी हो जाएगा, लेकिन 18 17 से कटेगा ना, क्योंकि 17 से कट जाएगा, 17 अट्ठे 136, 17 से कटोगे 17 दूनी 34, 17 गने 17, 17 दूनी 34, 17 गने 17, और 17 अट्ठे 136 से कट गया, तो इसका यहाँ पर जो इसका SCF दे रहा था, क्या दे रहा था इसका SCF B दिया था ना, क्या दिया था इसका SCF B दिया था, तो हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है कितना, ये आपका आ रहा है 17, कितना आ रहा है 17, कितना आ रहा है 17। अब पूछा है ना कि A प्लस B निकालो, यानी जो SCF पहले वाली संख्या का A आया था दिया था और उसका B दिया था, तो A का मान कितना आया था हमारा 26 आया था, ठीक है, कितना आया था 26 आया था, B का कितना आया था 17 आया था, इसको जोड़ दो तो कितना आएगा आपका ये 43 आएगा, 7 13 3 2 1 3 1 4, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कह रहा है कि राम एक कुर्सी को 7.5% लाभ पर बेचता है और उसने इसे, ठीक है, उसने इसे 1413 रुपये में अधिक में बेचा होता, 1413 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ प्राप्त होता, कुर्सी कितने में खरीदी थी, कुछ नहीं करना, क्रय मूल्य दिया नहीं, लाभ दिया है सीधा, और अंतर दिया है, दोनों का जो प्रॉफिट दिया है अंतर दिया है, तो कुछ नहीं करेंगे। देखो एक्चुअल कितना मानेंगे, कॉस्ट प्राइस 100 मानेंगे, क्या मानेंगे, मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, दो प्रॉफिट दिए गए हैं, एक आपका दिया गया है 7.5% और एक दिया है आपका 35%, और दोनों का अंतर 35% कब प्राप्त होता है, जब वस्तु कितने बेचता है 1430 रुपये में, ठीक, हम देखते हैं 100 रुपया था, 100 रुपया था ना, 100 रुपया था, अगर 7 से 60% प्रॉफिट में बेचा तो वस्तु कितने की बेची 107.5, हमने बटे को 1/2 को 0.5 में लिख दिया, अंतर निकालना है, अब 35 बेचेगा तो कितना आएगा 135 रुपये का प्रॉफिट, हम कह रहे हैं इतने का प्रॉफिट हो रहा है, वो कह रहा है नहीं 1430 रुपये का हो रहा है, घटा देंगे 0.5 में 5 जाएगा 5 आएगा, 34 में से 7 यानी आएगा 4 में 7 गया, 4 में 7 14 को 14 में 7 गया 7 आएगा, कितना आएगा 1 मिनट यहाँ दशमलव आएगा ना, यहाँ पर आएगा दशमलव यहाँ आएगा कितना 14 में से गया 7, कितना बचा 7,
क्लियर हुई बात। 7। अब यहाँ बचा 12, 12 में से 10 गया, तो 12 में से 10 गया, 12 में से 10 नहीं आएगा। जिनका दिमाग काम ना करे ना, बिल्कुल ऐसे आराम से लिख लेना, बिल्कुल ऐसे आराम से। जिनको सवाल समझ में नहीं आना ऐसे लिख लेना, सवाल गलत मत करना। यहाँ 1 मिनट, यहाँ क्या मानोगे 0, यहाँ आएगा 5 दशमलव यहाँ बैठा देना, यहाँ आएगा 14, 14 में 7 गया 7, यहाँ आएगा 12, 12 में 10 गया 2, कितना आएगा यहाँ पर 27। हम कह रहे हैं 27 आ रहा है, वो कह रहे नहीं 1430 आ रहा है। कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ निकालेंगे 1 के बराबर यानी 100 के बराबर, तो सीधा करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1430 बटे 27.5। इस दशमलव के नाम को यहाँ क्या लगाते हैं 10 यानी 0 लगा देते हैं बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से। 5 से भाग करो, क्योंकि 5 से भाग हो जाएगा, 5 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 8 40, 5 6 30, 0 आएगा। 5 से भाग करोगे 5 5 25, 5 5 25 कितना बचा 2, 5 5 25, 5 फिर 5 से काटो, 5 5 25, 3 बचा, 5 7 35 कितना बचा 1, 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 11 आएगा, कितना आएगा 11, 11 से भाग करो, 11 से भाग करो कितना आएगा 11 25 55, कितना बचा 2, 11 दूनी 22। हम एक बराबर निकाले थे, हमें 100 बराबर चाहिए तो 0 लगा देंगे, कितना आएगा उत्तर 5200, उत्तर ए। आगे बढ़ें, चलो आगे देखते हैं। ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। पी और क्यू के वेतन का कुल योग, पी और क्यू के वेतन का कुल योग कितना है 4,32,000 रुपये है। पी जो है 75% और क्यों 61% खर्च कर देते हैं। एक्चुअल हम कितना मानेंगे 100, कितना मानेंगे 100। जब भी परसेंट का सवाल है 100 मानते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पी, यहाँ है क्यों। पी ने अगर 75 खर्चा कर दिए तो बचे कितने 25। क्यों ने अगर 61 खर्चा कर दिए तो बचे कितने 39 बचे ना। उनकी बचत समान हो रही है, उनकी बचत क्या है समान है, उनकी बचत क्या है समान है, तो बचत समान है यानी P बराबर क्यों। तो यहाँ से हम रेशियो जब निकालेंगे P बटे क्यों का, तो P बटे एक मिनट P बटे क्यों का रेशियो निकालेंगे तो आपका कितना 39 बटे 25, कितना आएगा 39 बटे 25। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर जो बचत होती है बराबर होती है, जो योग होता है धन बराबर होते हैं, समझे ना। तो P कितना खर्चा कर रहा है 39 रुपया हम मान रहे हैं, क्यों कितना खर्चा कर रहा है 25 खर्चा कर रहा है। लेकिन इन दोनों का जोड़ हम कितना कह रहे हैं, कितना हो रहा है 64, लेकिन वो कितना, क्योंकि 9 5 14 4 हासिल 3 2 5 6, हम कह रहे हैं 64 खर्चा कर रहा है, वो कह रहा है नहीं 3,32,000, कितना 4,32,000 खर्चा कर रहा है। ठीक है, हम कितना निकालेंगे एक्चुअली जानते ही, अपना तो पुराना फंडा है, अपना तो पुराना फंडा है। एक बराबर निकालेंगे तो सीधा लिखेंगे 432,000 बटे 64, 4 से काट दें, 4 से काटें यहाँ कितना आएगा 16, 4 से करोगे 10 आएगा, 8 आएगा, 00 आएगा, कितना 4 से करोगे 40, 3 बचेगा, 8 चौक 32, 1 0 और आएगा। फिर 4 से कटेगा, ये 4 से कट जाएगा, आराम से काट दो, 4 चौक 16, 4 से कटोगे ना तो यहाँ आएगा 4 दूनी 8, 2 बचा 28, 7 चौक 28, 3 0 बच गया, कोई दिक्कत नहीं आराम से। फिर 4 से काट हो गया, ये आपका होगा 4 6 24, कट जाएगा इसे, 4 से काटो डायरेक्ट देखा जाएगा, 4 4 6 24, 3 बचा 30 हुआ, 4 सते 28, 4 सते 28, कितना बचा 2 20, 4 5 20, 1 0 आ गया ना 1 0। ठीक है, ये के बराबर है, हमें किसका चाहिए P का चाहिए ना, तो P कितना कमा रहा है, हम कितना करें 39, तो 39 से गुणा करा दो इसमें बस, 650 गुणे 39 से गुणा कराओ तो 9 0 0, 9 5 45, 9 7 63, 63 में 4 जोड़ोगे 67, 9 6 54, 54 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 60 आएगा, गुणा 3 से करोगे 3 0 0, 3 5 15, 3 7 21, 21 1 22, 6 3 18, 18 18 2, 18 2 20, तो यहाँ से जोड़ दो, इसको जोड़ोगे तो यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ आएगा 0 उतरेगा, यहाँ उतरेगा 5, यहाँ उतरेगा 7 5 12, 2 1 3 6 2 26,000 200, 2,63,250, 2,63,250 राइट आंसर 3। चले आगे बढ़ें, चलो अब बात करते हैं आगे। अमन 2 कुर्सियों को 1800 में खरीदता है, वह पहली कुर्सी को 12% लाभ पर और दूसरी कुर्सी को
10% 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 20% लाभ पर और दूसरी कुर्सी को 12% लाभ पर बेचे तो 36 रुपया ज़्यादा पाता है। कहने का मतलब सीधी बात है, एक पे होता तो हम काम कर लेते, दो चीज़ें हैं तो इसलिए हम फर्स्ट चेयर और सेकंड चेयर हम मान लेते हैं कि पहली चेयर को x रुपये में बेचा, ठीक है, खरीदा बेचा, और दूसरे को y में बेचा, ठीक है। अब पहली वाली कुर्सी कितना ले रहा है 12% का लाभ, तो कितना हो जाएगा, सीधी बात है 12% का लाभ ले रहा है, 100 मानते हैं, 100 मान लेते हैं, हमसे क्या दिक्कत है। तो पहली कुर्सी का दाम x है और दूसरी कुर्सी का दाम y है। अब 100% एक्चुअल है, 100% 12% लाभ ये तो यानी 112x प्लस फिर 20 लिया तो 120y, ये पहली कंडीशन थी जब लाभ कमा रहा था। अब दोबारा क्या हुआ, पहली कुर्सी 20 लेने लगा तो 120x और माइनस अंतर निकालना पड़ रहा है, तो दूसरे पे क्या हुआ 112y। अब इनका अंतर कितना कह रहा है, कितना पा रहा है 36 रुपये पा रहा है, कितना पा रहा है 36 रुपये पा रहा है, कितना पा रहा है 36 रुपये पा रहा है, कितना पा रहा है 36 रुपये। अब कुछ मत करो यार, आराम से गाइज, आराम से, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ का 112 में से अगर घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 8x, 120 में बार घटाओगे फिर यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर सीधा आएगा प्लस 8y बराबर कितना आएगा 36, कितना आएगा 36। 8 से 8 कॉमन करके भाग कर दो, तो कॉमन करोगे तो यहाँ कितना आएगा 36/8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। हम कह रहे हैं इतना आ रहा है, वो कह रहा नहीं। कितने में कुर्सी खरीदी, कितने में कुर्सी खरीदी भाई इसने, कितने में कुर्सी खरीदी, कितने में खरीदी, कितने में कितने में कितने में कितने में खरीदी, एक मिनट, अंतर निकालना है ना, अंतर x में से x घटाओगे, एक मिनट भाई, एक गलती हो गई भाई, गलती हो गई कि क्वेश्चन सॉल्व करने में गलती हो गई। देखो एक मिनट देखते हैं। देखो ये कितना था 112x, यहाँ था क्या 120, 112 में 120 से घटेगा तो माइनस 8x आएगा, प्लस 120 में से 12 घटाओगे यहाँ पर कितना आएगा 8y बराबर कितना आएगा 36 आएगा, कितना आएगा 36 आएगा। ये आपका यहाँ 8 कॉमन करोगे जब तो y प्लस माइनस x कितना आएगा 36 आएगा। कुछ मत करो, सीधा y माइनस x बराबर 36 में भाग करोगे 8 से 4 से होगा 4 9y 36, 4 दूनी 8, इतना आया। इसको मान लो तुम्हें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड मान लो, और इनका जोड़ कितना था अभी यहाँ पर बोला था 1800 में कुर्सी खरीद के ला रहा था, कैसे में खरीद के ला रहा था 1800 में, तो क्वेश्चन मान ले इसको क्या फर्स्ट। दोनों को घटा देंगे, जैसे दोनों को घटाओगे ना, जैसे दोनों को घटाओगे, ठीक है, घटाओगे तो घटाने की ज़रूरत नहीं है, घटाने का ज़रूरत ही नहीं है, घटाने की ज़रूरत ही है नहीं। अंतर ही तो निकालना है ना, हमें क्रममूल्य तो मानना है, क्रममूल्य ही तो है, क्रममूल्य ही तो है। अब हम करें अंतर हमारा कितना रहा, इतना आ रहा है, ठीक है, अंतर कितना आ रहा है, वो कुर्सियाँ खरीद कितने में रहा है 1800 में, कितने में कर रहा है 1800 में, ठीक है। तो कुछ मत करो यार, कुछ मत करो, 1800 का 9/2 निकाल दो, 9/2 निकाल दो, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए बात को आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप करोगे तो यहाँ करोगे कितना आएगा, 2 से काटोगे यहाँ कितना आएगा, एक मिनट भाई, सवाल गलत हो रहा है थोड़ा, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ से भाग हुआ ना, तो यहाँ से y, ठीक है, माइनस x बराबर कितना हुआ 36/8। हमने 100 मान रखा था ना, तो हमें 100 मान रखा था ना, तो हमने 100 यहाँ गुणा कराना पड़ेगा, 100 कराए 4 से करोगे 4 9 36, 4 से भाग करोगे 4 दूनी 8, तो अब 2 से काटोगे यहाँ कितना आएगा 50, तो 9 5 45, तो कितना आएगा आपका, तो ये आपका आएगा 450 रुपये, आंसर हो जाएगा, ठीक। हमने 100 माना था ना, इसलिए 100 को गुणा करना पड़ा। सवाल समझ में आया ना, आराम से। अंतर निकालना था ना, इसलिए अंतर यहाँ से, क्योंकि अंतर ही तो है आपका, क्रयमूल्य का अंतर ही तो पूछा है ना, अंतर हमने मान नहीं रखा है। पहली कुर्सी 100 रुपये में और दूसरी कुर्सी y में कर दे। चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एक फल विक्रेता अपने फल का 2/5 भाग 15% लाभ पर बेचता है तथा शेष भाग 2/5 बेच दिया 15 पे, तो बचा कितना 3/5, इसको कितने बेचता है 5% पे,
5% हानि पर बेचता है। हानि का मतलब क्या होता है, माइनस। तो यहाँ प्लस क्या कर देगा, इसको माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा। कितने में, हम कह रहे इतने में बेचता है, ठीक है। और कुल लाभ कितना कमाता है, ये हुआ लाभ, ये हुआ हानि, तो लाभ हानि घट करके टोटल नेट में कितना पा रहा है वो, 1800 रुपये पा रहा है। कह रहा है कि कुल कितने खरीदा था, कुछ नहीं, यानी 100%, मान लीजिए हम 100 में खरीदा था, तभी तो यहाँ 100% दिखा रहे। यहाँ 5 से काटोगे कितना आएगा, 3, 5 से 5 काट दोगे तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6, यहाँ कितना आएगा 3 बराबर 1800, यहाँ पर घटेगा कितना आएगा 3 बराबर 1800, 1 बराबर कितना आएगा, यहाँ से काटोगे कितना आएगा 600, तो हमने क्या माना है 100, तो यहाँ लिखोगे 600 गुणा का 100 से कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 60,000 रुपये खरीदा था। आगे बढ़ें, चलो देखते हैं आज का लास्ट सवाल इस पूरे सेशन का, बिल्कुल लास्ट सवाल करते हैं। चलो बहुत सुंदर, ठीक है। एक मुख्य चुनाव में एक उम्मीदवार, ये चुनाव वाले सवाल है। देखो इसमें परसेंटेज के सवाल मैंने ज़्यादा भर रखे हैं, लेकिन अब आपका कल के लेक्चर से, जो आपका लेक्चर नंबर 2 होगा, तो उसमें मिक्सचर रहेंगे, सारी चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है। तो बढ़िया सा करवाएंगे, मस्त छटे हुए सवाल थे जो हमने चुने थे इसमें, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। एक उम्मीदवार चुनाव का कुल वैध का 55% अंक मतलब कि मतदान प्राप्त हुआ, उसे एक मुख्य चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत का 55% मत प्राप्त हुआ, कुल मतों का 6% अवैध घोषित किया गया। यदि कुल मतों की संख्या कितनी है, 30,000 हो, तो उम्मीदवार के पक्ष में प्राप्त वैध मत की संख्या बताओ। परसेंटेज में कितना पा रहा भाई, 5500, कितना पा रहा, 55%, कितना पा रहा, 55%। और उसमें से जो पाया ना भाई, वैध मत का पाया है वो लीगल वोट का, क्या पाया गया, लीगल वोट का, ठीक है। अब उसमें 6% अवैध हो गए। अब वोट कितने थे, पड़े वोट कितने, मतदान हुआ कितना था, 30,000 का, 30,000 वोटरों ने वोट दिया था। अब 30,000 वोटरों ने वोट दिया, अब कितना, 6% अवैध हो गया। क्या हो गया, 6% अवैध हो गया। तो वैध कितना हुआ, वैध हुआ 94, तो 94/100, ठीक है। अब ये पूरा हो गया आपका वैध मत। अब इसका कितना पा रहा है वो, 55% यानी 55/100 पा रहा है। अब सीधा करो, 4 0 से 4 0 निपटा दो, निपट गए हो, ठाकुर तो गया हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 94 गुणा 3 का गुणा कराओगे, 3 5 15, 3 5 15 1 16, ठीक है। अब 165 में से आप 94 गुणा करा, जो आएगा उत्तर 4 5 20, 16 चौका 64, 64 2 66 हुआ। अब 9 कराओ, 9 5 45, 16 9 16 9 16 9 144, ठीक है। 9 54 9 9 9 9 9 9 9 15, ठीक है। 16 9 144 हो गया, करता जन्म करते हुए यार, तो कोई दिक्कत नहीं। 16 9 144, 44 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा, 148, कितना आएगा 148, जोड़ दो तो आएगा 0, ये आएगा 6 5 11 की 1 हासिल 1, 8 6 14 1 15, 5 हासिल 1, 14 1 15, तो कितना आया 15,500 एक वोट इसने पाया है। कितना पाया है, 15,100 वोट इसने पाया है। अब देखो ध्यान से, आप कहोगे भाई इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं, 15,000 है, 16,000 है, 15,500 है, 15,530 है, तो करीब किसके है, तो 15,500 से ज़्यादा ही है, तो अब ज़्यादा है, और 15,530 से कम है। तो और बात करें तो 15,530 है। अब ज़्यादा तो हम मान नहीं सकते, कम भी ज़्यादा नहीं ले सकते, तो हमें मजबूरी है 16,000 तो ले नहीं सकते, 15,000 भी नहीं ले सकते। हमारा आंसर क्या बेस्ट आंसर होगा, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ऐसे करना पेपर में अगर बन रहा हो तो सवाल, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई, लेक्चर आपका हुआ बिल्कुल पूरे तरीके से कंप्लीटेड, ठीक है। अब आपकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलेंगी। ये स्पेशल पार्ट चल रहा है जो आपकी सीरीज का पार्ट, दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी मैथ्स पीआर की सीरीज बाई जननी करते उपेंद्र शर्मा। इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी जाएगी, उसी में सारे लेक्चर पढ़ेंगे 1 बाय 1। इसकी पीडीएफ विद सोल्यूशन जैसे करवाए हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, इसकी पीडीएफ अभी की अभी अपलोड हो जाएगी लेक्चर होने के बाद, उसके बाद आप लोग को देख लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, पढ़ते रहो, तैयारी को करते रहो। जीडी का है, दिल्ली पुलिस का पेपर है, आराम से सीपीयू चल ही रहा है, यही सवाल सीपीयू में भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।